स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आज इस वीडियो में नीट स्कैम को एक्सपोज करने वाले हैं, बताने वाले हैं आपको कैसे पूरा नेटवर्क जो था, जिसमें एग्जाम सॉल्वर्स थे, जिसमें पेपर को लीक करने वाले लोग थे, अपराधी थे, आरोपी थे, इन सभी ने कैसे काम किया है, कैसे पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में ये जो नेक्सस थे, नेटवर्क्स थे, इन लोगों के ऑपरेट कर रहे थे, और किस तरह से एग्ज़ाम सेंटर्स का भी यहाँ पे बड़ा रोल सामने आता है कि उन लोगों ने भी यहाँ पे जो बच्चों का पेपर था उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया है, पूरे एग्जाम सेंटर को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। सिस्टम में क्या क्या लूप होल्स हैं, ये सब कुछ आज आपको बताने वाले हैं। हमारी इस सीरीज़ का हमेशा से उद्देश्य यही रहा है कि आप स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आखिर इस देश में ये सिस्टम जो है, कई जगह ये सिस्टम काम कैसे कर रहा है, क्या इसमें लूप होल्स हैं, किन चीज़ों पे सुधार होना ज़रूरी है, जिससे कि जो आप अफसर बने तो आप इन चीज़ों को सुधार पाएँ, आपके अंदर एक वो जागरूकता हो, एक वो इच्छा शक्ति हो कि आप इन चीज़ों को नहीं होने देंगे। तो आज नीट स्कैम को एक्सपोज करेंगे, बताएंगे आपको पूरी तरह से किस तरह ये चीज़ें जो चली थी, ये हुई थी, कहाँ से शुरुआत हुई थी, कहाँ पर अब जाके ये पहुँचा है। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। देखिए, नीट 2024 जब ये एग्ज़ाम हुआ उसके ठीक 1.5 महीने पहले, तारीख बताई जाती है 24 मार्च को बिहार के एक जर्नलिस्ट ने, संतोष सिंह, उनकी टीम ने एक शख्स का इंटरव्यू किया। ये जो शख्स था, जिसका नाम बताया जा रहा था ब्रजेंद्र गुप्ता, ये शख्स अपने मुंह को छुपाया हुआ है, मुंह पे मफलर बांधे हुए, और इस शख्स ने बताया, जो कि ये पहले भी शख्स खुद भी पेपर लीक के कई मामलों में जेल जा चुका है, जेल जाके आ चुका है वापस। इसने बताया यहाँ पे, ब्रजेंद्र गुप्ता ने, कि विशाल चौरसिया, जिसका ये नाम ले रहा था, इसने कहा कि विशाल चौरसिया इस बार भी जो नीट का पेपर है उसको लीक कर लेगा। ये इसका स्टेटमेंट था। विशाल चौरसिया के बारे में आपको बता दें, ये जो शख्स है, ये जो आरोपी है, ये प्राइमरी एक्यूज था किसमें, BPSC TRE का जो पेपर हुआ था उसके लिए, और उड़ीसा का जो जूनियर इंजीनियर का पेपर लीक हुआ था उसमें, इन दोनों ही पेपर को इसने लीक किया था। और बहुत ही पुराना ये जो इस पूरे एग्ज़ाम माफिया है, इसका एक बड़ा नाम है विशाल चौरसिया। तो विशाल चौरसिया, जो कि इस समय बिहार की जेल में है, पहले उड़ीसा की जेल में भी था, इस शख्स के बारे में जो ब्रजेंद्र गुप्ता था ये बात कर रहा था। इसने बताया यहाँ पे कि ये जो विशाल चौरसिया है, ये जेल में रहकर भी इस बार नीट को लीक कर देगा, और शायद नीट का जो पेपर है वो ब्लेसिंग में ही प्रिंट होने के लिए जाने वाला है। उसने ये भी कहा यहाँ पे कि एजेंसी चाहे कोई भी हो, टेंडर किसी को भी मिला हो, लेकिन अगर ये वहाँ पे प्रिंट हो रहा है तो इस बार नीट सुरक्षित नहीं रहेगा। ये स्टेटमेंट आया सामने ब्रजेंद्र गुप्ता का। साथ में उसने ये भी कहा यहाँ पे कि चौरसिया जो है, विशाल चौरसिया, वो उसकी एजेंसीज़ में इतनी ज़्यादा घुसपैठ है, इतनी बड़ी उसकी सेटिंग है, कैसे पेपर निकलवाना है, कहाँ पेपर निकलवाना है, उसको सब कुछ पता है। उसके कई सारे लोग यहाँ पे एजेंसीज़ में काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें इसने बताई। अब ये 24 मार्च की न्यूज़ थी। 24 मार्च को जब ये खबर चली, इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। आप ये देखिए, यहाँ पे बहुत बड़ा एक इंटेलिजेंस फेलियर भी यहाँ पे सामने आता है। ये इंटेलिजेंस फेलियर भी है दोस्तों, कि जब सोशल मीडिया पे, ऑनलाइन एक डोमेन पर, पब्लिक डोमेन पर एक ऐसा वीडियो आ रहा है, उसके बाद इसके बारे में तहकीकात क्यों नहीं की गई, इन्वेस्टिगेशन उस समय क्यों नहीं की गई, जबकि 1.5 महीने पहले की ये बातचीत है। 24 मार्च को चली इस खबर पर, किसी का ध्यान नहीं गया। लेकिन इस बीच में, इस 1.5 महीने के बीच में, ये जो पूरा एग्जाम माफिया था देश भर में, अलग अलग राज्यों में, इन्होंने अपने नेटवर्क्स को, अपने नेक्सस को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया था। और इसके बाद कैसे अभी अलग अलग राज्यों में पहुंचा, आप ये देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सिर्फ एक ज़रूरी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए। देखिए, स्टडी IQ का बहुत ही अच्छा एक कोर्स आया है आप लोगों के लिए, जिसको स्टोरी टेलिंग और रिसर्च कैसे करना है, कम्युनिकेशन आपकी स्ट्रॉन्ग कैसे करनी है, इसके बारे में आपको सिखाया जाता है यहाँ पे। ये जो कोर्स है आपको स्टडी IQ की वेबसाइट, एप्लीकेशन दोनों पर अवेलेबल है। इस वीडियो के भी अगर आप लिंक में जाएंगे, वहाँ भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस पर आपको ये बैच दिया जा रहा है। यहाँ पे मेंटरशिप के साथ दिया जा रहा है। यकीन मानिए, आप इस बैच को लेते ही अपने करियर को एक बड़ा बूस्ट देंगे, अपनी जो फ्यूचर है उसको स्ट्रॉन्ग यहाँ पे आप बना पाएंगे। अच्छा फ्यूचर आपका यहाँ पे बन सकता है इस बैच के साथ में। काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ में यहाँ पे बड़ा डिस्काउंट पाने के लिए आपको सिर्फ VJ Live कोड लगाना है। ये आपका कोड है, इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और ज़रूरी अनाउंसमेंट जो आप लोगों के लिए है, अगर आप UPSC CSE की तैयारी करना चाहते हैं, कर रहे हैं, ठीक है, आपका सपना है IAS IPS ऑफिसर बनना, और इस तरह के ये जो माफियाज़ होते हैं, चाहे एग्जाम माफिया हो, चाहे कोई स्कैमस्टर्स हो, इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो सके, इसमें आप देश की उन्नति में भागीदारी देना चाहते हैं, तो यहाँ पे स्टडी IQ, भारत का बेस्ट अफोर्डेबल एजुकेशन प्लेटफॉर्म UPSC का, आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज, बैचेस लेके आया है। वेल डिज़ाइन कोर्सेज हैं। और यहाँ आपको क्या करना है, जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी के आपको लिंक्स मिल जाएंगे। सिर्फ VJ Live यहाँ कोड लगाना है, किसी भी कोर्स पर बड़े से बड़ा आपको डिस्काउंट मिल सकता है इस कोड के साथ में। ये याद रखिएगा, VJ Live को लगाइए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए और एक बड़ा डिस्काउंट पाइएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड में। देखिए, अब ये पूरे राज्यों में कैसे फैला ये नीट का जो स्कैम था। 2024 नीट जब होने वाला था, इससे कुछ ही दिन पहले की बात बताई जाती है, 10 से 15 दिन पहले की ये करीबन बात होगी, जब पटना के दानापुर में जो नगर परिषद का ऑफिस है, वहाँ पे एक जूनियर इंजीनियर के पद पे एक शख्स काम करता था। इसका नाम था सिकंदर कुमार। अब ये जो जूनियर इंजीनियर था, इसके 2 दोस्त थे। एक था नीतीश कुमार, पटना का ही रहने वाला, 32 साल का, और दूसरा एक और लड़का था अमित आनंद। ये दोनों एक दिन सिकंदर से उसके दफ्तर पर मिलने जाते हैं, ये नगर परिषद दानापुर के ऑफिस में। ये लोग यहाँ पे इससे मिलने पहुँचते हैं।
और अमित आनंद के बारे में आपको एक बार बता दिया जाए। अमित आनंद एक एजुकेशन कंसल्टेंसी चलाता है जो कि नॉन रजिस्टर्ड थी, अनरजिस्टर्ड एजुकेशन कंसल्टेंसी चलाता था, एक फर्जी कंसल्टेंसी, एजुकेशन कंसल्टेंसी पटना के अंदर ही। और ये दोनों क्या करते थे, नीतीश और अमित, इस कंसल्टेंसी के माध्यम से, इस फर्जी कंसल्टेंसी के माध्यम से अलग अलग कोचिंग ग्रुप्स को, स्टूडेंट्स को अप्रोच करते थे और वहाँ पे जाके उन्हें जो भी तमाम सारे पेपर्स जो होते हैं भारत के अंदर, अलग अलग राज्यों के अंदर, उन सब के पेपर जो है उनको देते थे, उनको लीक कराते थे, उनसे पैसा ऐंठते थे यहाँ पे। तो एक बड़ा एग्जाम माफिया यहाँ पे बिहार के पटना में चल रहा था। ठीक है, अब दोबारा से कहानी पे आ जाते हैं। सिकंदर जो था ये अपने ऑफिस में था, नीतीश और अमित आनंद से मिलने पहुँचते हैं, अपने किसी निजी काम से यहाँ पे पहुँचे थे। लेकिन बातों बातों में इसको बताते हैं सिकंदर को दोनों कि हम लोग किसी भी भारत के कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो पेपर है उसको लीक करा सकते हैं और लीक करा देते हैं, उसके बाद में उसमें पास करवा देते हैं किसी भी एग्जाम में किसी भी बच्चे को, कैंडिडेट को। जब ये चीज़ पता चलती है तो सिकंदर ने कहा मेरे पास जो हाल ही में पेपर होने वाला है नीट का, मेडिकल का एंट्रेंस टेस्ट, तो नीट के मेरे पास 4 से 5 बच्चे हैं और उनको अगर आप ऐसा करा दें तो बहुत सही रहेगा। यहाँ पे नीतीश ने और अमित ने सिकंदर को कहा कि करीबन इस काम के लिए हर एक स्टूडेंट से 30 से 32 लाख रुपए लिए जाने हैं, मतलब 30 से 32 लाख रुपए देने पड़ेंगे, तब जाके हम ये पेपर उन्हें देंगे। इसके बाद सिकंदर जो था उसने इन बच्चों से बातचीत की, ये जो 4 से 5 कैंडिडेट उसके थे उनसे बातचीत की, और इसके साथ ही बहुत ही कम समय में ये जो 4-5 लड़के थे ये मान भी गए, सिकंदर के यहाँ पे साथ में आ चुके थे। वो ये चाहते थे कि जो वो एग्ज़ाम देने वाले हैं उसका पेपर उन्हें पहले ही मिल जाए। तो यहाँ पर अब जैसे ही नीट का एग्ज़ाम आने वाला था, सिकंदर ने अमित आनंद से पूछा कि आखिर अब ये लड़के जो हैं जिनके पैसे भी आ चुके हैं, इन लोगों को आखिर बुलाना कहाँ पे। तो अमित ने कहा कि 4 मई की रात को, आप ये देखिए कि ठीक 24 घंटे पहले, ठीक एक दिन पहले, जब 5 मई को पेपर होने वाला था, 5 मई 2024 नीट का, उससे ठीक एक दिन पहले अमित आनंद ने कहा कि 4 मई की रात को यहाँ पे इन सभी लोगों को बुला लिया जाए। और इन लोगों को, जब ये सारे लड़के आ चुके थे, तो इन्हें पटना के रामकृष्ण नगर में जो खेमनीचक एरिया है, जो खेमनीचक इलाका है, वहाँ पर एक रेंट की हुई जगह में रुकवा दिया जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ ये 4 से 5 बच्चे वहाँ पे नहीं थे, बाद में अब जो खुलासे हो रहे हैं करीबन 35 स्टूडेंट्स वहाँ पे थे जिनको यहाँ पे रुकवाया गया था, जिनको पेपर दिया गया था 30 से 32 लाख रुपए में, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये जो रेंट की हुई जगह थी, जिसमें लर्न बॉयज़ स्कूल और लर्न बॉयज़ हॉस्टल, ये जो दोनों जगह हैं, लर्न प्ले स्कूल और लर्न बॉयज़ हॉस्टल, इन दोनों जगह पे यहाँ पे इन लोगों को रुकवा दिया जाता है बच्चों को। ठीक एक दिन पहले ये लोग कहे मुताबिक, जो पूरा एग्ज़ाम माफिया था, नीट के पेपर से एक दिन पहले लीक भी करा लेते हैं। इन लोगों को एक बंद कमरे में इस पूरे पेपर को पढ़वाया जाता है, ये सारे लड़कों को जो भी इसमें पैसे देकर आए थे, और इसके बाद इन्हें रटवाया जाता है एक एक आंसर कि किस तरह से तुम्हें किस चीज़ का क्या आंसर लिखना है, कहाँ पे क्या टिक करना है। और उसके बाद ये जो एग्ज़ाम माफिया था इसने इस पूरे पेपर को जला दिया। अब आप ये देखिए कि नीट का एग्ज़ाम जो है आ चुका था। अगले ही दिन 5 मई 2024 को नीट का पेपर होता है। नीट यूजी का एग्ज़ाम जो था उसको कंडक्ट कराया जाता है। बेसिकली ये जो एग्ज़ाम है MBBS में, आयुष में, BDS के लिए या अदर कोई भी जो रिलेटेड कोर्सेज़ हैं उनमें किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट की तरह इसको एग्ज़ाम को दिया जाता है। कई सारे स्टूडेंट्स देते हैं और नीट का आयोजन जो है वो NTA कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस बार भी NTA ने नीट का आयोजन किया 571 शहरों में, 4750 एग्ज़ाम सेंटर्स पे, और करीबन 24 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स थे जो इस बार नीट में शामिल हुए थे। लेकिन ये जो बच्चे जिन्होंने दिन रात मेहनत की, अपना खून पसीना बहाया है यहाँ पे, कोई बच्चे हैं जो पैदल चल के जाते हैं अपने कोचिंग तक 3-3, 4-4 किलोमीटर, कोई भरी दोपहरिया में साइकिल से जा रहे हैं। आप ये देखिए कि किस तरह की स्थिति आ चुकी है कि आज जो बच्चे हैं, देश का जो आगे भविष्य बनेगा, जो देश की नींव है, उसको ये लोग एक तरह से दीमक की तरह खा रहे हैं। तो आप इस चीज़ को यहाँ पे अनुमान लगाइए कि 24 लाख ये जो बच्चे थे, इन्हें पता ही नहीं था, ये जानते ही नहीं थे कि देश भर में अलग अलग राज्यों में फैला ये जो एग्ज़ाम माफिया है, ये इस बार इन्हीं के एग्ज़ाम को, नीट को टारगेट किए हुए हैं। यहाँ पे क्या होता है, किस तरह से एग्ज़ाम सेंटर्स और ये जो अलग अलग गैंग है इनको सामने लाया गया। हुआ क्या कि 5 मई को ही जब ये एग्ज़ाम हो रहा था, ये एग्ज़ाम सेंटर दिल्ली के अंदर जो था, एक एग्ज़ाम सेंटर था दिल्ली के अंदर, भारतीय विद्या भवन मेहता विद्यालय। ये जो एग्ज़ाम सेंटर था, यहाँ पे पेपर के शुरू होने से पहले 2 लड़के आते हैं, 2 स्टूडेंट्स आते हैं। और दिल्ली का एक केस है। एग्ज़ाम के पहले ये जो 2 लड़के आए, इसके बाद जब ये पूरा प्रोसेस होता है, बायोमेट्रिक्स जो हैं वो चेक होते हैं, इस बीच में इन दोनों को एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ही पकड़ लिया जाता है। पुलिस ने वहाँ पे इन दोनों को अरेस्ट कर लिया। क्यों अरेस्ट किया था? क्योंकि असल में ये दोनों जो थे वो स्टूडेंट नहीं थे, ये दोनों ही सॉल्वर गैंग के लोग थे। ये जो सॉल्वर गैंग जो कि बच्चों से, जो कि रियल कैंडिडेट है, उनसे पैसा लेके उनके बदले एग्ज़ाम में बैठकर एग्ज़ाम देते हैं, जो पेपर देते हैं, ये वो लोग थे, ये प्रॉक्सी स्टूडेंट्स जिन्हें कहा जाता है, ये दोनों थे। इन दोनों को आइडेंटिफाई किया गया। एक था सुमित मंडोलिया जो कि खुद सेकेंड ईयर का MBBS का छात्र था वेस्ट बंगाल के मेडिकल कॉलेज में, बंगाल के मेडिकल कॉलेज के अंदर। और दूसरा लड़का था कृष्ण केसरवानी जो कि मेडिकल स्टूडेंट था उत्तराखंड में मेडिकल कॉलेज के अंदर।
ये दोनों ही प्रॉक्सी स्टूडेंट बनके यहाँ पे काम कर रहे थे। और जब इस पूरे रैकेट को पकड़ा गया, जब इसके पूरे तार आगे तक जुड़े, तब दो लोगों का नाम सामने आता है जो कि दिल्ली में सॉल्वर गैंग के दो लोग थे, जिसका नाम था एक का प्रभात और एक का किशोरी। एक था किशोरी लाल और एक था प्रभात कुमार। किशोरी लाल जो था वो राजस्थान से था, प्रभात कुमार जो था वो खुद का एक एजुकेशन कंसल्टेंसी, एक तरह से कोचिंग क्लासेस भी यहाँ पे चलाता था बिहार के अंदर। तो प्रभात कुमार, ये दोनों के दोनों जो लोग थे, इन्होंने 25-25 लाख रुपए कैंडिडेट से लिए थे सॉल्वर गैंग की तरह, जिससे कि प्रॉक्सी स्टूडेंट्स को यहाँ पे भेजेंगे कैंडिडेट्स को, और वहाँ पे जाके दूसरे लोग इनका पेपर देंगे। 25-25 लाख रुपए यहाँ से इन्होंने ले रखे थे। अब आप एक और केस देखिए, 5 मई का, ये जिस दिन ये एग्ज़ाम हुआ है नीट का, उसी दिन का, और ये केस आता है गुजरात से। अभी तक हमने बिहार की बात की, राजस्थान का भी इसमें एक शख्स शामिल था, ठीक है, बिहार के कई सारे लोग शामिल थे। दिल्ली के अंदर सॉल्वर गैंग अपना काम कर रहा था। अब पहुंच जाते हैं गुजरात पे। गुजरात के गोधरा की बात। गुजरात के गोधरा में जालाराम स्कूल है। जालाराम स्कूल एग्जाम सेंटर था नीट के पेपर के लिए, लेकिन एक अजीब बात यहाँ पे ये थी सामने कि 27 कैंडिडेट्स ऐसे थे इस एग्जाम सेंटर पे जो कि अलग अलग राज्यों से थे और बहुत दूर के राज्यों से थे गुजरात के। कोई झारखंड से था, कोई उड़ीसा से है, कोई माफ़ कीजिएगा, कोई कर्नाटका से था। ये अलग अलग राज्यों से, दूर के राज्यों के बच्चे थे। इन्होंने अपना एग्जाम सेंटर जालाराम स्कूल को भरा था गोधरा के अंदर, गुजरात में। लेकिन ऐसा क्यों था? इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी। ऐसा इसलिए था कि स्कूल का जो प्रिंसिपल था पुरुषोत्तम शर्मा, फिजिक्स का स्कूल का टीचर, इसी स्कूल का जालाराम स्कूल का फिजिक्स का टीचर तुषार भट्ट, जो कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट भी था इस एग्ज़ाम का, नीट का, उस एग्ज़ाम सेंटर के लिए, जिसको एनटीए की तरफ से अपॉइंट किया गया था। ये सब मीडिया न्यूज़ चैनल्स ने ही बताया, अखबारों ने भी कई सारे बताया है। और साथ ही साथ में इनके एक और शख्स जो कि रॉय ओवरसीज़ का एक एजुकेशन कंसल्टेंसी है, रॉय ओवरसीज़ जालाराम, ये जो जालाराम स्कूल है यहाँ पे इसके पास ही में, उसका जो परशुराम रॉय था। ये तीनों लोग ऐसे थे जिन्होंने, इन लोगों ने इस पूरे एग्ज़ाम सेंटर को ही कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया था। कैसे कॉम्प्रोमाइज़ किया था कि ये लोग यहाँ पे नीट एग्ज़ाम का फ्रॉड चला रहे थे, बच्चों से यहाँ पे पैसे लिए गए थे जिससे कि वो लोग इस एग्ज़ाम सेंटर को फिल करें, और यहाँ पे जब वो आएंगे तो उसके बाद उनके साथ में देखिए क्या कराया जाने वाला था। स्टूडेंट को बताया गया, जब वो यहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे थे 5 मई को, उनसे कहा गया कि आप जो अपने पेपर हैं उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, उसमें कुछ मत लिखिएगा, क्योंकि कैमराज लगे हैं तो आपको सिर्फ अपने हाथ ऐसे चलाते हुए दिखाने, एक तरह से एक्टिंग करनी है कि आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन असल में आपको करना नहीं है। आपको यहाँ पे अपने आंसर शीट्स को ब्लैंक छोड़ देना है उन टीचर्स के लिए जिनको बाद में हम लोग रखेंगे, और वो लोग आपके सिलेक्शन की गारंटी लेते हैं, और पे फॉर पास जो प्लॉट होता है एक, उसके तहत आपको यहाँ पे वो लोग आपका पेपर सॉल्व करेंगे और आप पास हो जाएंगे, आपकी रैंक अच्छी आएगी। इन बच्चों के माँ बाप से इस काम के लिए 10-10 लाख रुपए लिए गए थे। ये आप देखिए कि कहीं पे 25 लाख, कहीं पे 32 लाख, कहीं पे 10 लाख। ये अगर आंकड़ा जोड़ा जाए तो किस हद तक जाएगा? ये क्या एग्ज़ाम माफिया पूरे देश भर में चल रहा है। तो यहाँ पे इन सभी से इतना पैसा लिया गया था, और इस तरह का जो एग्ज़ाम फ्रॉड था ये देश भर में चल रहा था, ये पैन इंडिया में चल रहा था। तो अब ये सब 5 मई 2024 तक के केसेस थे जो देश में अलग अलग जगह पे धांधली हुई है नीट एग्ज़ाम के नाम पे, जो स्कैम चले हैं, फ्रॉड चले हैं, सॉल्वर गैंग्स थे, पेपर लीक हुआ, तमाम सारी चीज़ें जो थी वो सब हुआ। लेकिन अब जब एग्ज़ाम हो चुका, रिज़ल्ट आना बाकी था। रिज़ल्ट आने के लिए बच्चे जो थे लाखों, 24 लाख बच्चे इंतज़ार कर रहे थे, जिनकी पूरे साल भर की मेहनत थी। कई लोगों के तो ऐसे अटैम्प्ट थे जो कि 4-4 साल से अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं। सोचिए उनके दिल पर क्या बीतने वाली थी। 24 लाख बच्चे ऐसे जो कि रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे। रिज़ल्ट पहले 14 जून को आना था, 14 जून को आने वाला था, लेकिन ये वो टाइम था, ये वो समय था जब देश भर में लोकसभा चुनाव चल रहे थे। 400 पार पर सबकी निगाहें लगी हुई थी, और 400 पार पर जो निगाहें लगी हुई थी, इसी के साथ में 4 जून को जो इलेक्शन के रिज़ल्ट अनाउंस होने वाले थे, उसी दिन पर नीट के रिज़ल्ट को अनाउंस कर दिया जाता है। जो रिज़ल्ट 14 जून को आने वाला था उसको 4 जून को अनाउंस कर दिया जाता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि देश का पूरा मीडिया, पूरा का पूरा तंत्र कहाँ लगा हुआ है? सिर्फ इलेक्शन पर, कि इलेक्शन में क्या होने वाला है। जैसे कि जो देश का भविष्य बनने जा रही है, जो नींव है देश के स्टूडेंट, वो कहीं मायने ही नहीं रखते। तो इस तरह से यहाँ पे ये लोग काम कर रहे थे। ये पूरा सिस्टम जो था वो ये किस तरह से काम कर रहा था यहाँ पे। रिज़ल्ट यहाँ पे घोषित होता है 4 जून को, लेकिन रिज़ल्ट के घोषित होते ही देश भर में हंगामा मच गया। और ये वो बुलंद आवाज़ थी उन स्टूडेंट्स की कि जिनकी आवाज़ को कोई दबा नहीं पाया यहाँ पे। चाहे वो देश का मीडिया था जो दूसरे ही किसी टॉपिक पर लगा हुआ था, चाहे ये तंत्र थे जो सरकारी तंत्र बैठे हुए थे, चाहे ये जो धांधलीबाजी करने वाले बहुत ही एजेंडा और प्लान के साथ में जिन लोगों ने पूरा स्कैम किया है, चाहे वो लोग थे, कोई यहाँ पे इन बच्चों की आवाज़ को नहीं दबा पाया। क्योंकि इनके साथ में कई सारे जो बाकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी खड़े हो गए, कई सारे अलग अलग लोग आके सामने खड़े हो गए। ये जो रिज़ल्ट था ये घोषित होता है, पूरे देश भर में हंगामा मच जाता है। और हंगामा क्यों मचा? इसकी बड़ी वजह थी फर्स्ट रैंक। हमेशा से आपने क्या सुना है कि स्कूल में जब हम होते थे क्लासेज में फर्स्ट रैंक आती थी एक बच्चे की, उसका सेकंड रैंकर होता था, फिर थर्ड रैंकर होता था। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी फर्स्ट रैंक पे 2 बच्चे आ गए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बच्चे आ गए। इस बार क्या हुआ? नीट के एग्जाम में 67 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो कि फर्स्ट रैंकर थे। टॉप रैंक फर्स्ट रैंक पे 67 बच्चों को यहाँ पे फर्स्ट रैंक दे दी जाती है। इसके अलावा देखिए
1000 से ज़्यादा ऐसे बच्चे थे, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि 700 मार्क्स से ज़्यादा लाए थे। इस पूरे पेपर के अंदर 700 मार्क्स से ज़्यादा लाए थे। टोटल कैंडिडेट जो 24 लाख कैंडिडेट थे जिन्होंने पेपर दिया, जो अपियर हुए थे पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर, उसमें से 13 लाख ऐसे थे जो इस एग्जाम को इस बार पास कर चुके थे। ये सब चीज़ें कैसे हो गई? और कई केस तो ऐसे आए हैं जहाँ पे लोगों की, जिनके पिछले साल जो रैंक थी उससे उनके अच्छे नंबर आए, लेकिन उसके बाद उनकी रैंक और बहुत ज़्यादा पीछे पहुँच गई है। कई जगह तो ऐसे केसेस बता रहे हैं बच्चे जहाँ पे एक, मान लीजिए कि किसी के अगर 300 नंबर हैं तो उसकी अगर रैंक आ रही है 1 लाख, तो दूसरे के अगर नंबर 400 हैं तो उसकी रैंक उससे अच्छी होनी चाहिए। मतलब उसकी रैंक कम से कम 50,000, 70,000, 60,000 के बीच में होनी चाहिए, लेकिन उसकी रैंक पहुंच रही है 1.5 लाख। तो मतलब ये ऐसे केसेस आ रहे हैं कि जहाँ पे अच्छे जो स्टूडेंट हैं उनकी रैंक पीछे कर दी गई है, और जिनका पेपर औसत गया है, एवरेज गया है, या जिन्होंने किसी धांधली के चलते अपने पेपर को दिया है यहाँ पे, उनकी रैंक अच्छी आ चुकी है। ये सब चीज़ें क्या चल रही हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आप देखिए एक और बहुत बड़ी चीज़ जो यहाँ पे बड़ा एरर सामने आता है, इसको आप किसी भी तरह का एरर मान सकते हैं, या फिर ये एक बड़ी धांधलेबाजी है कि बच्चों के 720 में से 719 नंबर आ रहे हैं, 718 नंबर आ रहे हैं। ये मैथमेटिकली इम्पॉसिबिलिटी है। ये मैथमेटिकली ये पॉसिबल ही नहीं है कि 717, 718 नंबर, 719 नंबर किसी के आ जाएं 720 के पेपर में से, जबकि 4 नंबर मिलते हैं सही जवाब होने पे और -1 कटता है गलत जवाब होने पे। तो ये सब चीज़ें कैसे हो सकती हैं? इसके अलावा जब ये सब चीज़ें सामने आती हैं तो क्या हुआ कि कई सारे ऐसे छात्र थे जिन्होंने पहले तो एग्ज़ाम के लिए मेहनत की, अपना खून पसीना यहाँ पे बहाया, उसके बाद अब वो इस गर्मी के अंदर, जब टेम्परेचर जो है 47 डिग्री 48 डिग्री तक पहुंच रहा है, इस गर्मी के अंदर अलग अलग जगह पे इनको अब धरने देने थे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर ऐसी कंडीशन लाके सिस्टम ने खड़ी कर दी थी। बच्चों ने जाके अलग अलग जगह धरने दिए, अपनी आवाज़ को बुलंद किया, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, और सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने डिमांड किया कि अब एक फ्रेश एग्जाम कराया जाए। कई सारी और भी अलग अलग तरह की डिमांड है उनको। वो चाहते हैं कि इसमें सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। क्यों? अलग अलग जो एजेंसीज हैं भारत की, वो यहाँ पे इस इतने बड़े स्कैम के अंदर, इतने बड़े एग्जाम माफिया को एक्सपोज नहीं कर पा रही, उनको पकड़ नहीं पा रही हैं पूरी तरह से। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन इस बीच एक और चौंका देने वाला जो इंसिडेंट था वो भी सामने आया, जिस पर पूरे देश भर की निगाहें आ गई थी अचानक से। ये इंसिडेंट था कि हरियाणा के अंदर, अब देखिए एक और राज्य शामिल हो गया। हरियाणा के अंदर झज्जर में हरदयाल स्कूल है, यहाँ पे एग्जाम सेंटर पड़ा था। इस हरदयाल स्कूल में आप ये देखिए कि जब ये रिजल्ट आया उसके बाद पता चलता है कि जो 67 लोग जिन्होंने फर्स्ट रैंक जिनकी आई है, जिन्होंने टॉप किया है, उसमें से 6 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि हरदयाल स्कूल से ही आते हैं। मतलब 6 ऐसे कैंडिडेट जो कि हरदयाल स्कूल के एग्जाम सेंटर से ही निकले हैं। ये कैसे पॉसिबल है? और 2 तो ऐसे भी हैं जिनकी सेकंड रैंक आई है और वो भी हरदयाल स्कूल से ही हैं। तो ऐसे 8 कैंडिडेट टॉप रैंक्स में कैसे हो सकते हैं? यहाँ पे ये भी सवाल उठे कि क्या ये भी एग्जाम सेंटर था हरियाणा का, ये भी क्या एग्जाम, इसको कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया गया था एग्जाम माफिया के लिए? ये सारी चीज़ें यहाँ पे उठी, कोर्ट तक गया मामला। टॉपर्स पर अब जब सवाल उठने शुरू हो गए कि 67 टॉपर्स कैसे आ सकते हैं फर्स्ट रैंक पे, तो एनटीए ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने, अपना ये एक बयान दिया। उसने बताया कि ग्रेस मार्क्स जो हैं वो दिए गए हैं कैंडिडेट्स को। अब भाई ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं करीबन कितने कैंडिडेट्स को? 1563 कैंडिडेट्स को, 1563 कैंडिडेट को ग्रेस मार्क्स दे दिए गए हैं। क्यों दिए गए? क्योंकि टाइम की कमी थी। कहीं पे गलत पेपर बट गया, कहीं पे गलत, किसी को हिंदी का पेपर देना, जो हिंदी मीडियम में पेपर देना था उसको इंग्लिश में दे दिया। कहीं ना कहीं मतलब टाइम का जो लॉस हुआ है उसकी वजह से बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए 1563 बच्चों को। लेकिन अगर ऐसा था तो एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन में, जो नोटिफिकेशन निकलता है उसमें क्यों नहीं बताया गया? क्यों पहले से इस बात की जानकारी नहीं थी कभी किसी को? कभी क्यों ऐसा कभी नीट के पेपर में हुआ नहीं? ये सारी चीज़ें बड़े सवाल खड़े करती हैं। अब जब मामला कोर्ट में पहुंच गया तो एनटी ने ये बताया कि भाई इतने बच्चों का ये जो एग्ज़ाम, जो इनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, चलिए हम उनको कैंसिल कर देंगे, और इसके बाद इन बच्चों के लिए जो पेपर है वो 23 जून को दोबारा से कराएंगे। जब ये डिसीजन लिया गया एनटीए के द्वारा, तो आप ये देखिए कि यहाँ पे बच्चों का अब ये भी कहना है कि इसमें जो 1563 बच्चे हैं, इसमें कई सारे ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जो कि सही में उनको जो टाइम का लॉस हुआ है उसकी वजह से उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए हों। लेकिन यहाँ पे उन बच्चों के साथ अब ये कितनी ज़्यादती है कि वो 10 दिन के अंदर कैसे अपनी दोबारा एग्जाम की तैयारी करेंगे, दोबारा प्रिपेयर करेंगे। तो बच्चे तो इस तरह की भी आवाज़ उठा रहे हैं, जो कि अलग अलग न्यूज़ चैनल्स पर बच्चे जा रहे हैं, अलग अलग अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं, वहाँ से ये भी चीज़ सामने आती है। लेकिन इस बीच में अब एक चीज़ अच्छी ये हुई कि इस एग्ज़ाम माफिया के ऊपर जब ये प्रेशर सरकार के ऊपर पड़ना शुरू हो गया ना, इसके बाद एग्ज़ाम माफिया को पकड़ना शुरू कर दिया अलग अलग जो एजेंसीज थी, पुलिस थी, उसने। सबसे पहले क्या होता है कि 15 जून की बात, 15 जून को गोधरा के अंदर, गुजरात पुलिस जो है, गोधरा के अंदर जाके ये जो 5 आरोपी थे जलाराम स्कूल के, जिसमें वो प्रिंसिपल भी शामिल था, वो फिज़िक्स का टीचर भी शामिल था, दूसरा एक और जो एजुकेशन कंसल्टेंसी चलाता है वो शख्स भी शामिल था। इन लोगों को मिला के 5 लोगों को यहाँ पे अरेस्ट करती है। ठीक है, जब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो थे वो यहाँ पे पहुँचे थे स्पॉट पे, तो ये बताया जाता है कि उन्होंने जब ये तुषार भट्ट जो फिजिक्स का टीचर था, इसका जब फ़ोन चेक किया, वहाँ पे 30 स्टूडेंट्स के ऐसे लिस्ट निकली थी, एक अलग से पूरी 30 स्टूडेंट की लिस्ट थी जो यहाँ पे शामिल थे, और उसके खुद की कार में से 7 लाख रुपये कैश मिला। उसके अलावा इसी शख्स के पास में से
8 ऐसे चेक मिले हैं, ब्लैंक चेक, 8 ऐसे ब्लैंक चेक थे और एक और सेट था चेक्स का जिसमें करीबन जो टोटल अमाउंट था वो बताया जाता है 2 करोड़ 30 लाख का अमाउंट था। ये 2 करोड़ 30 लाख के जो अमाउंट के चेक्स थे वो इस शख्स के पास से, इस टीचर के पास से यहाँ से बरामद होते हैं। एसपी ने, जो वहाँ के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, उन्होंने ये बताया कि जितने भी ये चेक्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चेक इसमें ये वाले हैं जिस पे साइन उन पेरेंट्स के हैं जिन पेरेंट्स के बच्चों का यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर पड़ा था। क्या नाता बनता है उन पेरेंट्स का उस स्कूल के जिसमें एग्ज़ाम सेंटर पड़ा है, उनके बच्चों का, उसके टीचर्स से, जो उनके अकाउंट में लाखों करोड़ों रुपए ये लोग डाल रहे हैं। यहाँ पे सीधा साफ है, एक तरह से क्लियर इमेज है, एक क्लियर पिक्चर है यहाँ पे कि बड़ी धांधलेबाजी हुई है, बड़ा स्कैम हुआ है यहाँ पे। और इसके बाद अब देखिए बिहार में क्या होता है। बिहार में ईओयू जो है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट ने एसपी रैंक के एक आईपीएस अधिकारी हैं मदन कुमार आनंद, उनको हेड बनाया, एक एसआईटी का, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का उनको हेड बनाया जाता है। और इसके बाद इस इन्वेस्टिगेशन टीम ने अब तक 13 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। 13 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। इसमें 4 कैंडिडेट्स भी हैं जो कि यहाँ पैसा देकर एग्जाम का जो पेपर था उसको लेना चाह रहे थे। इन लोगों ने ले भी लिया था, उस तरह से एग्जाम भी दे दिया था। इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। इनके परिवार के जो सदस्य, फैमिली मेम्बर्स थे जिन्होंने पूरी काली कमाई का अपना काला पैसा यहाँ पे दिया, इनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। इंटेरोगेशन में जो एस्पिरेंट्स थे, जो स्टूडेंट थे, उन लोगों ने ये डिस्क्लोज किया है, बताया कि हमारे परिवार के लोगों ने 30 लाख से ज़्यादा रुपए इन लोगों को पे किए हैं, एक ईच कैंडिडेट ने इन एग्ज़ाम पेपर्स के लिए। ये चीज़ यहाँ पे सामने आती है। एविडेंस जो ट्रांजैक्शन के थे वो भी मिल चुके हैं, वो भी रिकवर हुए हैं। 6 पोस्ट डेटेड चेक्स भी रिकवर हुए हैं। 6 ऐसे पोस्ट डेटेड चेक्स भी यहाँ से रिकवर हुए हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान। और ईओयू को वो जो पेपर इन लोगों ने जला दिया था 4 मई को बच्चों को रटवाने के बताने के बाद में, वो जो लीक किया हुआ पेपर था वो भी यहाँ से उसको बरामद किया है। वो जो क्वेश्चन पेपर था उसके भी कुछ जो जले हुए टुकड़े थे उनको भी यहाँ से कागज़ को बरामद किया गया। अब ये जो यहाँ पे बर्न पेपर्स थे जिनको जलाया गया था, इनका बुकलेट नंबर था 6136488। ये जो बुकलेट था, इसमें जब कंटेंट को देखा गया और नीट के पेपर को उसको देखा गया तो सेम कंटेंट था। एनटीए से जब ईओयू ने कहा, बिहार ईओयू ने, कि हमें आप ये जो बुकलेट नंबर है इसका ये जो पूरा ओरिजिनल कॉपी है वो हमें प्रोवाइड कर दीजिए, तो ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि 1 महीना निकल चुका है इस चीज़ को। 1 महीना निकल चुका है जब ईओयू ने कहा था एनटीए को कि हमें वो बुकलेट नंबर का ओरिजिनल कॉपी दे दीजिए, लेकिन 3 बार रिमाइंड कराने के बाद भी, 3 रिमाइंडर देने के बाद भी ओरिजिनल कॉपी अभी तक एनटीए ने प्रोवाइड नहीं कराई है। भाई क्यों नहीं कराई है? क्या रीज़न है इसके पीछे? क्यों आप प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं? क्यों गवर्नमेंट का ही साथ नहीं दे रहे हैं? क्यों गवर्नमेंट की एजेंसीज़ का, पुलिस का साथ नहीं दे रहे हैं? यहाँ पे क्या आखिर यहाँ पे किया जा रहा है इस पूरे एग्ज़ाम के पीछे? इसके अलावा और देखिए 9 और ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको यहाँ पे जो सामने आए, जिनको सामने किस तरह से आए कि पुलिस ने ही उनको ढूंढा, उसके बाद उनके लिए नोटिस जारी किया गया है, जिसमें से 7 कैंडिडेट्स हैं बिहार के, 1 उत्तर प्रदेश का और 1 महाराष्ट्र का। ये लोग भी इसमें शामिल हैं जिन्होंने पेपर यहाँ पे लीक पेपर जो था उसको लिया था। इन्हें भी बुलाया गया इन्वेस्टिगेशन के लिए। इन्वेस्टिगेशन में ये भी रिवील हुआ कि ये जो क्वेश्चन पेपर्स थे, ये इनके आंसर प्रोवाइड करा दिए गए थे 35 ऐसे स्टूडेंट्स को। जो हमने आपको बताया कि सिर्फ वो 4-5 लड़के नहीं थे, 35 ऐसे लोग थे जो कि उस जगह पे गए थे जहाँ पे रेंट किया हुआ था इन लोगों ने, और वहाँ पे जाके उनको पेपर इन्होंने रटवाया, पढ़ाया। ठीक है। और करीबन 32 लाख रुपए के हिसाब से अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 35 स्टूडेंट 32 लाख रुपए के हिसाब से कितना ये जो पूरा समअप है, राउंड फिगर है, ये पहुँचता है। दोस्तों एनटीए की अगर बात करें तो पहले एनटीए ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने, पूरी तरह से इनकार कर दिया था इस बात से कि कोई भी इरेगुलरिटी देखी गई है नीट के एग्ज़ाम में इस बार। उन्होंने कहा था ना ही कोई ग्रेस मार्क की इरेगुलरिटी है, ना ही कोई पेपर लीक हुआ है। लेकिन इसके बाद यही एनटीए है जिसने बिहार ईओयू को उनके मांगने पर 11 कैंडिडेट्स की डिटेल दे दी हैं। जब बिहार ईओयू ने कहा कि आपके यहाँ ये जो पेपर हुआ है इसमें 11 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी हमें डिटेल चाहिए क्योंकि यहाँ पे रेगुलरिटी सामने आई है, तो एनटीए ने इनको ये डिटेल्स दे दी हैं। और अब एनटीए भी मानने पे तैयार है कि हाँ भाई कुछ तो गलत हुआ है। ग्रेस मार्क्स जो है उसको भी उन्होंने कैंसिल कर दिया है। भारत के शिक्षा मंत्री की बात करें, शिक्षा मंत्री ने इस संबंध में 2 प्रकार की जो अव्यवस्थाएं हैं, जो इरेगुलरिटीज़ हैं, उनका विषय उनके सामने आया, जो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बताया। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी जो थी उसके हिसाब से कुछ छात्रों को कम समय मिलने के कारण उनको ग्रेस नंबर दिए गए, और दूसरा था कि 2 एग्ज़ाम सेंटर्स पर 2 जगहों पर कुछ गड़बड़ी सामने आई थी। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है कि जो सॉल्वर गैंग काम कर रहा है पूरे देश में, जो एग्ज़ाम सेंटर को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया अलग अलग जगह पे, और ये सिर्फ 2-3 जगह की नहीं है बात, ये अगर पूरे पैन इंडिया में अगर रिसर्च अच्छे से किया जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए, ना जाने कितने एग्जाम सेंटर इस तरह के निकलेंगे। क्वेश्चन पेपर जो लीक हुए हैं यहाँ पे, ग्रेस मार्क्स जो दिए गए हैं, जो ये पूरा स्कैम है ओवरऑल, ये कितनी बड़ी यहाँ पे धांधलेबाजी सामने दिखाता है, जिसकी वजह से जो लाखों स्टूडेंट्स हैं भारत के, इतने स्टूडेंट्स जो कि डॉक्टर बनने का सपना लेके अपनी आंखों में अपना लगन से लगे रहते हैं अपनी पढ़ाई में, उनकी मेंटल, उनकी फिजिकल कंडीशन को किस तरह आप लोगों ने ख़राब किया है यहाँ पे। ये आप देखिए किस तरह से आपने इस पूरे सिस्टम में जितने लूपहोल्स हैं, इसकी वजह से ये जो माफिया है ये बच्चों को अब टारगेट करने लगा है। पहले हम देखते थे कि
बैंक के स्कैम हो रहे हैं, ठीक है। लोग हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन भारत का पैसा लेके, आम आदमी का पैसा लेके भागे जा रहे हैं, ठीक है। आम आदमी के साथ में फ्रॉड चल रहे हैं, करप्शन चल रहा है सिस्टम में। लेकिन अब ये करप्शन जो है, ये स्कैम जो है, ये जो आरोपी हैं, अब ये बच्चों को टारगेट करने लगे हैं भारत के। क्यों ऐसे लूपहोल हमारे सिस्टम में अभी तक रखे गए हैं? ये सारी चीज़ें यहाँ पे, ये इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन जांच होनी चाहिए, और ये जांच तब तक नहीं रुकनी चाहिए जब तक पूरी तरह से इस चीज़ को साफ़ नहीं कर लिया जाता। एग्ज़ाम माफिया जो है, इसको पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर दिया जाता। आप देखिए यूपी में सिपाही भर्ती का एग्ज़ाम हुआ, 50 लाख कैंडिडेट्स थे, ये पेपर लीक हो जाता है, उनकी पूरी साल भर की मेहनत बेकार हो गई। व्यापम स्कैम हुआ मध्य प्रदेश में 2009 से ये जो व्यापम स्कैम का इसकी शुरुआत हुई थी 2013 में आके समाप्त हुआ है, 2013 में ख़त्म हुआ था, जब उसको एक्सपोज कर दिया गया था विसल ब्लोअर्स के द्वारा, आरटीआई एक्टिविस्ट के द्वारा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये इसमें कितने फ़र्ज़ी डॉक्टर्स यहाँ से निकलते हैं, कितने फ़र्ज़ी लोग बड़े बड़े पदों पर जाके बैठ जाते हैं पैसे के दबाव से, पैसे की वजह से, कि वो लोग पैसा देते हैं एग्ज़ाम को निकालने के लिए, फ़र्ज़ी एग्ज़ाम देते हैं, निकालते हैं उनको, उसके बाद जाके बड़े बड़े पदों पर बैठते हैं। और यहाँ पे तो बात डॉक्टर्स की है, डॉक्टर्स एक बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम बन सकता है आगे जाके देश में, जब इमरजेंसी आती है, जब कोरोना महामारी ऐसी समस्याएँ आती हैं, जब आपदा आती है, जिसको आप कहते हैं कि ये एक प्राकृतिक आपदा है, जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो क्या करेंगे आगे जाके अगर डॉक्टर्स फर्जी डॉक्टर्स होंगे। मैं आपको बताऊं, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक बात बहुत अच्छी कही थी, उन्होंने कहा था द बेस्ट डॉक्टर गिव्स द लीस्ट मेडिसिन्स। मतलब कि एक बहुत अच्छा डॉक्टर जो होगा वो आपको बहुत ही कम दवाइयाँ देगा, लेकिन आप कौन सी दवाइयों की और किस इलाज की उम्मीद कर सकते हैं इस तरह के डॉक्टर से, जो कि पैसा दे के यहाँ पे एग्ज़ाम निकालते हैं, पैसा दे के फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक ला रहे हैं, टॉप रैंक ला रहे हैं, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस में जा रहे हैं। वो लड़का क्या पढ़ाई कर पाएगा, या वो लड़की क्या पढ़ाई कर पाएगी, जो कि यहाँ पे जाके फ़र्ज़ी तरीके से एग्ज़ाम दे रहे हैं, पैसे को दिखा के यहाँ पे शिक्षा को ख़रीदा जा रहा है। किस तरह से ये डॉक्टर बनेंगे और क्या आगे जाके भविष्य होगा, किस तरह से हमारा हेल्थ सेक्टर जो है वो काम कर पाएगा, लोग बीमारियों से कैसे लड़ेंगे, लोग बीमार होंगे तो किस पर भरोसा करेंगे। तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, और इस चीज़ की पूरी जांच होना, इसको पूरी तरह से जड़ से ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड, जब इस पूरे नीट स्कैम के बारे में हमने बात की है। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अपनी जो राय है अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सवाल हो वो भी आप पूछ सकते हैं मुझसे, मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़ सकते हैं। और एक ज़रूरी सूचना जो हमेशा आपको याद रखनी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाइए, लिंक्स को चेक करिए, कम्युनिकेशन स्टोरी टेलिंग बैच को भी, साथ ही साथ में आपके यूपीएससी के सीएससी के जितने बैचेज़ हैं उनको भी। आपका कोई भी करीबी रिश्तेदार, दोस्त, भाई बहन, कोई भी अगर तैयारी कर रहे हैं इन चीज़ों की, यूपीएससी की, या फिर स्टोरी टेलिंग रिसर्च सीखना चाहते हैं, कम्युनिकेशन को अच्छा बिल्ड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जितने भी बैचेज़ हैं इन पर आपको सिर्फ कोड लगाना है VJ Live, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और अपने करियर को, अपनी तैयारी को बहुत मजबूत बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।